हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस क्यों ज़रूरी है, ये किस लिए ये प्रोविज़न को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट का क्या ड्यूटी होता है। स्टेट जो होती है वो हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन क्या वो हर जगह मौजूद हो सकती है हमारी सुरक्षा के लिए? नहीं। तो हर जगह अगर स्टेट नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी हमारी सुरक्षा के लिए, तो कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो हम खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं या हम किसी और के को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दो तरीक़ा से, एक होता है अगेंस्ट बॉडी, अगर किसी का क्राइम हो रहा है तो हम उस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है उस समय भी हम कर सकते हैं। तो अगेंस्ट बॉडी या अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है तो हम उससे बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस मतलब प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। ये जो प्राइवेट डिफेंस का जो प्रोविज़न लाया गया वो इस 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है कि पहला जो ड्यूटी होता है हम लोगों का कि हम लोग खुद की रक्षा स्वयं करें, स्वयं रक्षा करना चाहिए खुद की। फर्स्ट ड्यूटी टू हेल्प हिमसेल्फ, खुद की रक्षा करो। और दूसरा ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि पुलिस हर जगह नहीं होती है, इसीलिए हमें खुद की रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा जो है कि हमें इतना भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है कि इससे सोशल डिसऑर्डर हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है, अगर पुलिस नहीं है तो आप उतना ही डिफेंस लीजिएगा जितना वो ज़रूरी हो। ऐसा नहीं हो कि उस डिफेंस के कारण कोई सोशल डिसऑर्डर हो जाए। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें उतना ही डिफेंस लेना है जिससे हम खुद की बचाव कर सकें, और हो सके तो हम उस उतना करके उसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं, अगर पुलिस नज़दीक में हो, अगर हमें उतना टाइम मिल गया है तो। तो ये डिफेंस का जो प्रिविलेज है वो किसको मिलता है? ये डिफेंस का प्रिविलेज मिलता है उनको जो एग्रेसर नहीं है, मतलब जो खुद ही लड़ाई करने पहले नहीं आए हैं। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आपको ये प्रिविलेज मिलता है कि आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। जो पहले लड़ाई कर रहा है उसको ये डिफेंस का ये जो प्राइवेट डिफेंस है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि ये कब तक रहेगा, कब से स्टार्ट होगा? तो ये इट इज़ जस्ट व्हेन डिफेंडर एंगेजेस सेंसिबल फियर और रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो ये तब से स्टार्ट होगा जब सेंसिबल फियर, उसको ऐसा लगेगा कि ये खतरा है हमारे लिए, और रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ कि ये खतरा हो सकता है हमारे लिए, तो उस समय में हम लोग प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। समझे? तो आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वो ऑफेंस है, क्या हमें उसके लिए सज़ा मिलेगी? अगर ऑफेंस नहीं है तो ये किस किस के लिए हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? क्या हम किसी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हैं या प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं? ये आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट ले सकते हैं? क्या हम अनसाउंड माइंड जो लोग पागल हैं उनके खिलाफ भी ले सकते हैं? और किसके खिलाफ हम लोग प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। कहाँ तक प्राइवेट डिफेंस हम लोग ले सकते हैं? क्या हम किसी को जान से मार भी सकते हैं क्या? ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर किसी को मार नहीं सकते तो कितना हार्म पहुंचा सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए आगे का प्रोविज़न हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रोविज़न है सेक्शन 30, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ये क्या कहता है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कोई भी चीज़ प्राइवेट डिफेंस में किया गया उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो सेक्शन 34 है ये पहले सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी में था। तो ये क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कोई भी कार्य किया गया है प्राइवेट डिफेंस में तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये पहली बात हम लोग जानेंगे कि प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई भी काम करेंगे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, हमें उसके लिए सज़ा नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कहता है? सेक्शन 35 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए प्राइवेट डिफेंस होता है। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? ये सेक्शन 35 पहले सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी था। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37। तो सबसे पहला जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 37। तो 37 में जो बातें दी गई है उसके अतिरिक्त अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है वो प्राइवेट डिफेंस में, किस लिए किया जा रहा है? वो डिफेंड करेंगे किसको? हिज ओन बॉडी, मतलब खुद की बॉडी, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि ये जो प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो सिर्फ खुद की बॉडी के लिए नहीं लिया जाता है, ये हम ओन बॉडी भी ले सकते हैं और एनी अदर बॉडी भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दोनों जा रहे हैं और किसी ने मुझे नहीं मारा और आपको मारा, तो क्या हम उसको बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हम एनी अदर पर्सन के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अगर कोई भी अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है जो अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बॉडी को, तो खुद के लिए भी और दूसरे पर्सन के बॉडी के लिए भी हम लोग प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 37। और कितना प्राइवेट डिफेंस लेंगे वो रिस्ट्रिक्शंस है सेक्शन 37 में। 37 हम लोग बाद में देखेंगे, वो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि कितना तक हम लोग प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं।
तो यहाँ पहले जो सब सेक्शन ए है ये बॉडी के बारे में बता रहा है। ए क्या है, ये बॉडी के बारे में बता रहा है कि बॉडी के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस किया जा रहा है तो उसमें हम प्राइवेट डिफेंस। और बी क्या कहता है, प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी भी किसका होगा, वेदर कैसा होगा, मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद का, और एनी अदर पर्सन मतलब खुद का भी प्रॉपर्टी हो सकता है, दूसरे का भी प्रॉपर्टी हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब समझ लीजिए कोई जैसे हमारी कार है, तो कार एक प्रकार से मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल लैंग्वेज आप समझिए ये अभी फिलहाल, वैसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कार होगी मूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे ज़मीन हो गया कोई सा, ये प्रॉपर्टी हो, घर हो गया प्रॉपर्टी हो गया। तो कुछ में हाउस टेस्ट पास कर रहा है, यहाँ कार की कोई चोरी कर रहा है, तो उस केस में हम लोग प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। तो किसके लिए, खुद के लिए भी और किसी और पर्सन के लिए भी। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, मिसचिफ और ट्रेसपास। तो देखिए प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफिकली जो ऑफेंस है जिसके लिए प्राइवेट डिफेंस लिया जाएगा वो दिया हुआ है, मेंशन्ड है यहाँ पे। किसमें होगा, थेफ्ट चोरी, रॉबरी के लिए, मिसचिफ के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, या अटेम्प्ट टू, तो इसके लिए अगर कोई प्रयास भी करता है, थेफ्ट का प्रयास करता है, रॉबरी का प्रयास करता है, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, तो उस केस में भी हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, खुद के लिए भी और एनी अदर पर्सन के लिए भी। तो ए क्या बोल रहा था, बॉडी के लिए, बी क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए। अब आगे क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 36 क्या बोलता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यही है कि क्या हम अनसाउंड पर्सन के खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई पागल आदमी जा रहा है, वो ईंट उठाया और मारने के लिए आगे बढ़ा, तो क्या हम उससे अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। तो उसी को इस सेक्शन में पढ़ेंगे, लॉ क्या कहता है। सेक्शन 36 जो कि सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी था पहले। When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or intoxication of person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offence। तो यहाँ पे देखिए हमें डिफेंस किसके खिलाफ लेना है, दैट एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो किस पर्सन के उस एक्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे कि जो एक्ट विच वुड अदरवाइज भी सर्टेन ऑफेंस, अगर कोई और व्यक्ति करता है तो वो ऑफेंस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो एक्ट मतलब यहाँ पे अनलॉफुल ओमिशन भी होता है, एक्ट या अनलॉफुल ओमिशन दोनों हो सकते हैं। तो उस केस में अगर वो मतलब नॉर्मल व्यक्ति अगर वो काम करता तो वो ऑफेंस माना जाता, लेकिन बाय द रीजन ऑफ यूथ मतलब वो बच्चा है उस कारण से, या उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो समझ सके, या वो नशे में हो, या उसे किसी रीजन का मिसकंसेप्शन हो और वो ये काम कर रहा है, तो उस केस में उस एक्ट के अगेंस्ट में हमें प्राइवेट डिफेंस है, और उस एक्ट के अगेंस्ट में हमें कोई भी काम कर रहा है प्राइवेट डिफेंस में, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो पहले ही कह दिया कि प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन यहाँ पर से पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेर सेन। इसका मतलब हुआ कि एक जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड का है, वो किसी को ए को है ना मारने का प्रयास करता है, जबकि जेड अनसाउंड माइंड का है तो वो गिल्टी तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि फिर भी ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जैसा कि जेड अगर वो सेन होता, मतलब सोचने समझने की शक्ति उसमें होती, उसके खिलाफ भी अगर प्राइवेट डिफेंस लेते तो उसी प्रकार से हम अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अब बी इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए इंटर्स बाय नाइट ए हाउस विच इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर अटैक्स ए, here Z by attacking A under this misconception commits no offense but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under that misconception। अब यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन वाली बात है, क्योंकि हमेशा तो अनसाउंड माइंड का नहीं होता, जैसे इस इलस्ट्रेशन में बोला गया कि एक जो व्यक्ति था वो रात को घर में जाता है, तो जो घर वाला व्यक्ति उसको लगता है कि वो हाउस ब्रेक कर रहा है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, और उस क्रम में वो मारने का प्रयास करता है उस व्यक्ति को। तो इस यहाँ पर मिसकंसेप्शन हो गया, तो मिसकंसेप्शन में अगर वो ऑफेंस कर रहा है जो कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अंदर जा रहा था वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, उसको दूसरे व्यक्ति के मिसकंसेप्शन से कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन 37 क्या कहता है, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब यहाँ पे वही जो वहाँ सेक्शन 35 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, राइट अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी का जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया था, वही यहाँ पे बता रहा है कि किस एक्ट में प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सेक्शन 37 जो कि सेक्शन 99 था आईपीसी का पहले, यहाँ पे 37 हो गया है भारतीय न्याय संहिता 37 सेक्शन 37। ये क्या कहता है, सब सेक्शन 1 कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे कोई प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है।
किस केस में? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा किसके खिलाफ? पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपका कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। किस केस में? जब तक वो एप्रीहेंशन नहीं हो, नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जब तक रीजनेबल कॉज ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट ना हो, इफ़ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक, तो किया गया हो या अटेम्प्ट किया जा रहा हो, जब तक ऐसा ना लगे, रीजनेबल कॉज ना हो, ऐसा ना लग रहा हो कि ये कोई हमको मार देगा या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में वो काम कर रहा है, गुड फेथ मतलब वो ड्यू केयर एंड कॉशन ले रहा है, गुड कॉशन और केयर भी ले रहा है, गुड केयर एंड कॉशन भी ले रहा है, और वो कलर ऑफ हिज ऑफिस मतलब वो ऑफिशियल काम से वो ऐसा कर रहा है, तो उस समय में हमें प्राइवेट डिफेंस लेने का कोई राइट नहीं है। दाउ एट दैट एक्ट में नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल, ऐसा लॉ नहीं कहता है, मतलब जस्टिफिएबल बाई लॉ नहीं है, फिर भी उसको ऐसा गुड फेथ या कलर ऑफ हिज ऑफिस में लग रहा है, गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज, मतलब उस समय उसको वो ज़रूरी है करना, तो ड्यू केयर के साथ वो काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। बी क्या कहता है? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, नाउ दैट डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। यहाँ पे वहाँ पे खुद पब्लिक सर्वेंट कर रहा था, बाय पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पे क्या है कि बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे व्यक्ति को अगर डायरेक्शन दे के वो काम करवा रहा है, उस समय भी उसके अगेंस्ट में कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता है। सी क्या कहता है? इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। सी कहता है कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप रिकोर्स ले सकते हैं, मतलब आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके उनको बता के अपनी हेल्प करवा सकते हैं, तो उस समय आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं होगा। तो सी ये बोलता है, ये ध्यान रखना है सेक्शन 37 ऐसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, पुलिस वाले पे हाथ उठा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि किस केस में आप हाथ मतलब प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। आपको हाथ नहीं उठाना पब्लिक सर्वेंट पे, या उनको कुछ रोकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है उनसे, जब तक डेथ और ग्रीवियस हर्ट का अप्रीहेंशन ना हो। तो ये डायरेक्शन वाला हो गया, एक खुद पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो गया, और तीसरा जो है, तीसरा कहता है कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, तो या कोई भी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जैसे पुलिस कुछ कर रही है तो अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, हेल्प करिए, या कोई भी व्यक्ति, दूसरा भी व्यक्ति अगर आपको मार रहा है और आपके पास इतना टाइम है कि आप पुलिस से हेल्प ले सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, तो आप वो लेंगे, खुद ही प्राइवेट डिफेंस नहीं करेंगे। आगे जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैट इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे वही बात होगी कि दूसरा जो है, पहला जो कह रहा था कि आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हैं, दूसरा है बात ये कह रहा है, ये दूसरा जो सब सेक्शन है कि इन नो केसेस, कोई भी केस हो उसमें उतना ही हार्म आप पहुंचा सकते हैं जितना जरूरी हो, मतलब उससे ज़्यादा आप हार्म नहीं पहुंचा सकते हो प्राइवेट डिफेंस में। यही बात सबसेक्शन 2 में बोला जा रहा है, मतलब अगर कोई आदमी डंडे से मार रहा है तो आप उसको गोली से नहीं मारेंगे, आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, आप उसको धक्का दे सकते हैं, आप डंडे से उसको रोक सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना ज़रूरत हो, ना कि वो दूरी पर डंडा से मारने आ रहा है पहले ही उसको गोली से मार दिए, ऐसा नहीं होता है, तो उतना ही आप हार्म पहुँचा सकते हैं जितना जरूरी हो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते थे जब तक डेथ और ग्रीवियस हर्ट ना हो, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर आपको पता ही नहीं हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो आप अगर प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं तो उस केस में आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा प्राइवेट डिफेंस लेने से, मतलब उसमें आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी ही डिमांडेड। अब देख लीजिए, इसमें वही बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई व्यक्ति अगर वो काम कर रहा था और उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, तो उस समय भी प्राइवेट डिफेंस ले सकता है जब उसको पता नहीं होगा कि ये पब्लिक सर्वेंट ने इसको ऐसा करने के लिए कहा होगा, और उस समय वो ले रहा है प्राइवेट डिफेंस, तो उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, मतलब वो प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि अगर आपको खुद ही नहीं पता हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कुछ कुछ पुलिस वाले अगर आ गए शादी वर्दी में आ गए हैं और उनको पता नहीं है कि ये पुलिस वाले हैं, और उस समय अगर कोई भी प्राइवेट डिफेंस लेता है तो उस समय वो ले सकता है, तो उसको प्राइवेट डिफेंस लेने से नहीं रोका जा सकता।
डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि अगर पुलिस वाला कोई किसी व्यक्ति को कहा हुआ है कि जाओ उसको पकड़ के लाओ या उसको मारो, तो अगर उसको पब्लिक सर्वेंट अगर ड्यू केयर के साथ गुड फेथ में ऐसा कर रहा है, तो वहाँ पे वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे वो काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। सेक्शन 38 क्या कहता है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 38 कहता है कि हम किस टाइप के प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार भी सकते हैं, कॉजिंग डेथ, मृत्यु भी कर सकते हैं उसकी। तो उसके लिए जो सेक्शन है सेक्शन 38, पहले सेक्शन 100 में था, अब ये सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो किस किस केस में हम उसको डेथ दे सकते हैं, मार सकते हैं, तो वो यहाँ बताया हुआ है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस अंडर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 37 में किस केस में प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता है, तो उसको छोड़ के अब कहाँ पे लेंगे और डेथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वो दिया गया है। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू बी एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर इनुमरेटेड नेमली। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम जान से मार सकते हैं किस केस में, तो वो इनुमरेट किया हुआ है, नंबरिंग के साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि किस केस में कर सकते हैं। तो such an of assault as may reasonably cause the apprehension of death will otherwise be the consequence of such assault। अगर कोई ऐसा असॉल्ट किया जा रहा है, अगर कोई ऐसा इसको कहते हैं मारा पीटा जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस मारपीट से डेथ हो सकता है, उस केस में मृत्यु हो सकती है, जिस मारपीट किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, उस केस में अगर लग रहा है कि इस मारपीट से मर सकता है कोई आदमी, तो उस केस में प्राइवेट डिफेंस भी उतना लिया जा सकता है कि हम उसको मार सकते हैं उस असॉल्ट के प्राइवेट डिफेंस में, ना कि खुद से या अग्रेसर बन के। उसके प्राइवेट डिफेंस में हम उस असॉल्ट का जवाब उस प्राइवेट डिफेंस में एक्सटेंड कॉजिंग डेथ तक दे सकते हैं, उसको मृत्यु तक कर सकते हैं। बी क्या कहता है? सच एन असॉल्ट एज मे रिजनेबली कॉज द अप्रेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब ऐसा असॉल्ट किया जा रहा है जिससे ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है। पहला में क्या कह रहा है? मर सकता था उस असॉल्ट से, दूसरा कह रहा है ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता था, पहला डेथ था, दूसरा ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है उस असॉल्ट से, तो उस केस में भी डेथ तक हम कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस को। सी क्या कहता है? असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई असॉल्ट कर रहा है, इंटेंशन उसका क्या है? रेप करने का इंटेंशन है, उस केस में भी डेथ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, मार सकते हैं सामने वाले को। डी क्या कहता है? असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट को अगर ग्रेटिफाई करने के लिए कोई असॉल्ट किया जा रहा है, तो उस केस में भी हम उसको जान से मार सकते हैं। अननेचुरल लस्ट मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है इन द सेक्सुअल सेंस, अननेचुरल लस्ट पूरा करने के लिए, तो उस केस में भी हम उसको मार सकते हैं। ई कहता है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। किडनैपिंग और अबडक्टिंग के लिए अगर असॉल्ट किया जा रहा है, उस केस में भी हम उसको जान से मार सकते हैं। एफ कहता है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। अगर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है किसी पर्सन को, उस केस में भी हम उसको जान से मार सकते हैं। वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म, और दूसरा भी हार्म पहुंचाया जा सकता है। Under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for his release। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है कि हम कर सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर अगर पुलिस मौजूद हो, बगल में हो, फिर भी आप उसको सोचेंगे कि हम मार दें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे पॉइंट्स, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है कि अगर आपके पास रीजनेबली कॉज हिम अप्रीहेंड अनेबल टू हैव रिकोर्स, अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने के लिए टाइम नहीं हो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो उस केस में आप ये सारे कंडीशन में आप किसी को डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, तो उस टाइम में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। जी एक नया है, उसमें क्या है? एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एसिड फेंका जा रहा है, एसिड डाला जा रहा है या फेंका जा रहा है, उस केस में ऐसा लग रहा है कि उससे ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, और उससे ग्रीवियस हर्ट होने का कंसिक्वेंस पता चल रहा है, तो उस केस में भी डेथ कॉज किया जा सकता है। अब यहाँ कह रहा है, पहले तो दे दिया था कि कॉजिंग ऑफ डेथ, अब यहाँ कह रहा है कि कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब मृत्यु के अतिरिक्त अगर कोई हार्म कर सकते हैं, किस केस में कर सकते हैं, वो बोला है। सेक्शन 39 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये पहले सेक्शन 101 में था आईपीसी के, जो क्या कहता है? इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द एसेलेंट, बट डज नॉट एक्सटेंड टू द अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द एसेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर दैन डेथ। मतलब ये कह रहा है कि जो सेक्शन 38 में जो कंडीशन पढ़े हैं, उसके अतिरिक्त अगर कोई भी काम किया जा रहा है, तो उसमें हम डेथ के अलावा कोई दूसरा
हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन वही है 37 वाला कि किस केस में पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, जैसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। तो वो जो 37 में दिया गया था उसको छोड़ के और 38 में जो दिया गया है उसको छोड़ के बाकी कोई भी हार्म अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसमें डेथ के अतिरिक्त अदर दैन डेथ हम कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। सेक्शन 40 क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब ये वही है कि कब से स्टार्ट होगा ये प्राइवेट डिफेंस और कब जाके खत्म होगा। मगर अगर कोई आदमी आपको मारने आ रहा है तो आप कब से उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस ले लीजिएगा। जैसे अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर दूर है, वो आपकी तरफ दौड़ते आ रहा है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस कब से स्टार्ट होगा? 1 किलोमीटर दूर से स्टार्ट हो जाएगा, एकदम नज़दीक आ जाएगा तब स्टार्ट होगा। तो वो ये क्या कहता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेज एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट ऑफेंस दाउ द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। अब यहाँ पे कह रहा है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, जब आपको लगे कि ये खतरनाक हो सकता है, जब से वो लगना स्टार्ट होगा और जब तक वो लगना खत्म नहीं होगा तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस लेने का राइट है। मतलब अगर वो दौड़ते आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो वहीं से फेंक के मार सकता है, तो यहाँ एप्रीहेंशन आपके, अगर मान लीजिए 2 मीटर दूर भी है, वो फेंक के मार सकता है, तो वो एप्रीहेंशन आपको हो जाएगा 2 मीटर दूर से भी, जबकि वो पास नहीं है फिर भी। तो उस केस में हमारा एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। और कंटिन्यू कब तक होगा? जैसे वो मारा और वहाँ से गया नहीं, फिर वो उठ के आके मार दे, तब तक वो डेंजर एप्रीहेंशन ऑफ रहेगी। जब तक वो पूरी तरह से जाता नहीं है तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस लेने का राइट है। सेक्शन 41 क्या कहता है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। अब पहले तो 38 में हमने बॉडी के खिलाफ डेथ कॉज करने का पढ़े थे, अब यहाँ पे 41 में प्रॉपर्टी के खिलाफ है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं। सेक्शन 41 है ये, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कॉजिंग ऑफ डेथ कब कर सकते हैं? जब रॉबरी हो रहा होगा, जब हाउस ब्रेकिंग हो रहा होगा, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जब मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलिंग और अदर और एज प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। डी थेफ्ट, मिसचिफ, हाउस ट्रेसपास अंडर such circumstances as may be reasonably cause apprehension of that death or grievous hurt will be the consequence if right of private defense is not exercised। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम कब जान से मारने का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 41 में। तो प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर रॉबरी हो रहा है, अगर हाउस ब्रेकिंग हो रहा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, या कोई घर को आग लगा, मतलब प्रॉपर्टी को आग लगा रहा है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से उड़ा दे रहा है ऑन एनी बिल्डिंग और वेसल, किसी टेंट वेसल और बिल्डिंग टेंट वेसल में, और जिसमें लोग रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग और जहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रखा गया है, उस प्रॉपर्टी को किसी घर में रखा गया और उसमें आग लगा दिया जा रहा है या उनसे विस्फोट कर दिया जा रहा है, उस केस में, या थेफ्ट, मिसचिफ या हाउस ट्रेसपास हो रहा है और उसने लग रहा है कि उसमें एप्रीहेंशन हो रहा है कि इससे डेथ या ग्रेवियस हर्ट भी हो सकता है, इस कारण से थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास के कारण उसमें डेथ भी हो किया जा सकता है, तो उस केस में हम जान से मारने का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। सेक्शन 42 क्या कहता है कि डेथ के अलावा हम कोई डिफेंस ले सकते हैं किस केस में? तो वही है सेक्शन 41 में जो बोला गया उसको छोड़ के, और सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ के, बाकी कोई सा भी एक्ट में ना उसमें डेथ के अलावा कोई भी अदर हार्म पहुंचाने का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। यह सेक्शन 42 में दिया गया। कमेंसमेंट कब से होगा? कंटिन्यूएंस कब तक होगा? तो इसमें सेक्शन 43 में क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेज व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंसेज। जब से रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, प्रॉपर्टी के खिलाफ एप्रीहेंशन हो जाएगा रीजनेबल एप्रीहेंसेज, जब से स्टार्ट होगा तब से। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी टू इज ऑब्टेन और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। इसमें क्या है कि जब तक रिट्रीट मतलब वापस नहीं वो प्रॉपर्टी हो जा रहा है चोरी के केस में, उस समय से लेकर जब तक रिट्रीट नहीं आ जाएगा और असिस्टेंस नहीं ले सकते, इधर द असिस्टेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन, तब तक, और प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड, जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाता है तब तक उस प्राइवेट डिफेंस होता है चोरी के केस में। ऐसा नहीं लेके भाग गया तो वहीं ख़त्म नहीं होता है, जब तक आपका प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जा रहा है, रिट्रीट नहीं हो जा रहा है, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस लेने का राइट है। और जब तक आप पब्लिक असिस्टेंस ना लिए ना हो, मतलब आप जा रहे हैं बीच में, अभी भी चोरी वाला आदमी मतलब मिल जाएगा, अगर आप पुलिस के पास नहीं पहुँचे हुए हो तो उस समय भी आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट बनता है। सी कहता है अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज दैट ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल स्टेंस एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्टेंट कंटिन्यूज। रॉबरी के केस में जब तक डेथ का रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ हर्ट का और रॉन्गफुल स्टेंट का और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट पर्सनल रिस्टेंट का, जब तक ये रहेगा एप्रीहेंशन तब तक वो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहेगा। डी कहता है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में ऑफेंडर जब तक कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ करता है तब तक उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा। ई कहता है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाई सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब से हाउस ब्रेकिंग बिगन करता है सच
against the house breaking and before sunrise continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continue। जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहता है, जब से स्टार्ट किया गया तब तक उसको प्राइवेट डिफेंस लेने का राइट है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 44 सेक्शन 44 में क्या कहा गया है, यहाँ पे आपने देख लिया। 43 में क्या है ना, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस का है ना अलग अलग ऑफेंस के खिलाफ अलग अलग सबसेक्शन दिए गए हैं, जिसमें थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, सबके खिलाफ अलग अलग कंटिन्यूएंस का बारे में बताया गया है कि कब तक उसका प्राइवेट डिफेंस रहेगा, कब से कब तक रहेगा। इस सब के बारे में अलग अलग दिया गया है क्योंकि सब अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेज हैं। सेक्शन 44 में क्या कहता है, राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट। अब यहाँ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन यहाँ पर रिस्क है इनोसेंट के जान जाने हार्म पहुँचने का, तो उस केस में प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है वो जानते हैं। सेक्शन 44 में ये कहता है, इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब प्राइवेट डिफेंस लेने के क्रम में अगेंस्ट एन असॉल्ट विच इज रीजनेबली कॉजेज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, the defender is so situated that he cannot effectively exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to running of that risk। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, मगर उस प्राइवेट डिफेंस लेने के क्रम में ऐसा लग रहा है कि हमें इनोसेंट को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको अप्रीहेंशन है कि खुद का डेथ ना हो जाए, इसलिए उसको वहाँ इनोसेंट को हार्म पहुंचाना ज़रूरी हो गया है, तो उस केस में वो प्राइवेट डिफेंस उस हद तक जा सकता है, उस रिस्क तक जा सकता है जब जिस रिस्क तक इनोसेंट हार्म पहुंच सकता है। जैसे अगर इनोसेंट को हार्म भी पहुंच सकता है, उस टाइम भी वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। जैसा कि इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, एज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट्स टू मर्डर हिम, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन मॉब, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, कमिट्स नो ऑफेंस इफ सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। अब देख लीजिए कि व्यक्ति है, उसको बहुत सारे लोग आकर उसको घेर के मारने वाले हैं, उसमें एक छोटा सा बच्चा भी है जो इनोसेंट है, उसको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और उसमें वो भी है। अब वो जब तक उसमें फायरिंग नहीं करेगा वो खुद की जान नहीं बचा सकते। अब उस फायरिंग में उस बच्चे की जान चली जाती है, तो वो उतना रिस्क लिया जा सकता है खुद की जान बचाने के लिए, उसमें प्राइवेट डिफेंस ले लिया है। ये एक्चुअली में उस बच्चे को नहीं मार रहा है, वो खुद की जान बचा रहा है, प्राइवेट डिफेंस में उसने फायरिंग की और उसमें उस बच्चे की जान चली जाती है, तो उतना रिस्क यहाँ ले सकते हैं। तो वही ये बात किया गया है कि देयर इज रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट, प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है, वहाँ तक वो प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करेगा। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।